हेलो एवरीवन। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साइटोलॉजी की आज हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी और फिक्सेटिव इन साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी में हम आज क्या पढ़ेंगे? एफएनएसी और फिक्सेटिव के बारे में। तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। पूरे ध्यान से पढ़ना, मन लगा कर पढ़ना। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है ये हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास होगी एफएनएसी के बारे में। तो एफएनएसी क्या है? नाम से समझो, कोई सा भी टॉपिक हो अच्छे से समझ में आएगा। तो एफएनएसी यानी कि फाइन, एफ का मतलब यहाँ पे है फाइन और एन का मतलब यहाँ पे है निडिल और एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आगे दे दिया है। एफएनएसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए। ठीक है, एफएनएसी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लो। क्यों की जाती है एफएनएसी, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एफएनएसी क्या है ये हम देख लेते हैं। एफएनएसी तो फाइन निडिल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। फाइन मतलब कि फाइन है यानी कि अच्छी। ठीक है, आप भी फाइन हो, मैं भी फाइन हूं और ये भी फाइन है। एन का मतलब निडिल, फाइन निडिल, एक अच्छी निडिल हमें लेनी है। उसकी मदद से हम क्या करते हैं? एस्पायरेशन इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, यानी कि किसको एस्पायरेट करते हैं। जो भी मटेरियल है कलेक्शन हम करते हैं, तो उस मटेरियल को हम एस्पायरेट करते हैं एक फाइन निडिल के द्वारा। इसी को हम क्या कहते हैं? फाइन निडिल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, और शॉर्ट पे कहे तो एफएनएसी। इसमें देखते हैं, फाइन निडल एस्पायरेट्स आर यूजली ऑब्टेन टू डायग्नोसिस और रूल आउट मेलिग्नेंसी। अब ये तो हो गया कि एफएनएसी क्या है। अब बात आती है कि एफएनएसी क्यों की जाती है। तो फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है, साइटोलॉजी के अंदर है तो किसके डिटेक्शन के लिए, किसके डायग्नोसिस के लिए? मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर कह सकते हैं हम उसको, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कह सकते हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्शन। जब कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या फिर कैंसर की कंडीशन में या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, तो एक गांठ बन जाती है। वो गांठ कहीं पे भी हो सकती है, थायराइड की गांठ हो सकती है, टीबी के लिए हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन में हो सकती है। तो एक गांठ बन जाती है। तो उस गांठ के अंदर से हम नीडल डालते हैं और वहां से एस्पायरेट करते हैं, मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। किसके लिए? कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। तो फाइन नीडल एस्पायरेट आर यूजली ऑब्टेन टू डायग्नोस और रूल आउट मेलिग्नेंसी। ठीक है, यानी कि लम्स भी हम इसको कह सकते हैं। लम्स यानी कि गांठ, पेल्पेबल लम्स। मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बताया था प्रीवियस क्लास में कि पेल्पेबल लम्स। पेल्पेबल मतलब कि महसूस हो रही हो आपको वो गांठ, वहां से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन कैन आल्सो बी डायग्नोस्ड बाय एफएनएसी। मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसकी कंडीशन में भी गांठ हो सकती है, या फिर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम एफएनएसी करते हैं। अब प्रिंसिपल इसका क्या है? एफएनएसी इज द स्टडी ऑफ सेल्यूलर सैंपल अब्सटेन थ्रू अ फाइन निडल अंडर नेगेटिव प्रेशर। यानी कि एफएनएसी क्या है? मैंने आपको बता ही दिया है कि सेल्यूलर सैंपल को मतलब एस्पायरेट करना। एक गांठ है जो आपको फील हो रही हो, उसको हम अच्छे से फील करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर वहां से मटेरियल कलेक्ट करते हैं। वो कहीं पे भी हो सकती है, थायराइड यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, हाथ पे हो सकती है, बॉडी के कोई से भी पार्ट में हो सकती है। अगला आता है, इट इज यूजफुल इन लेजन दैट आर इजिली पेल्पेबल। ठीक है, इट इज यूजफुल इन लेजन दैट आर इजिली पेल्पेबल। यानी कि जैसे ग्रोथ ऑफ स्किन, कोई स्किन है, स्किन के ऊपर, स्किन के लेयर के ऊपर कोई से भी एब्नॉर्मल ग्रोथ हो गई है, ठीक है, या फिर सबक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर हो गया, कोई सा भी ट्यूमर हो गया, थायराइड लिम्फ नोड हो गया, उसके डायग्नोसिस के लिए, सलाइवरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसके डायग्नोसिस के लिए हम एफएनएसी करते हैं। सॉल्यूशन एंड इक्विपमेंट। एफएनएसी में हमें क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होती है ये हम देख लेते हैं।
सबसे पहले तो फिक्सेटिव। फिक्सेटिव हर चीज के लिए जरूरी है। साइटोलॉजी में आप कोई सा भी स्मीयर बनाओ, सबसे पहले स्मीयर बना के हमें उसे फिक्स करना है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं, तो गुलाब जामुन आप बनाते हो, उसको फ्राई करते हो और तुरंत उसको आप कहाँ पे डाल देते हो? चाशनी में। ये तो हम सबको पता है कि बिना चाशनी के गुलाब जामुन मीठे नहीं लगते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी है। तो अगर आप गुलाब जामुन को चाशनी में नहीं डालोगे तो वो बिगड़ जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार आप जो स्मीयर बना रहे हो, उसको अगर आपने फिक्स नहीं किया है साइटोलॉजी में, तो उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। उसको तुरंत निकाला और तुरंत फिक्सेटिव में डालना पड़ता है। फॉर्मल एल्कोहल हमें जरूरत होती है, इसमें 10 ml की सिरिंज की जरूरत होती है और निडल की साइज 22 गोस या फिर 23 गॉस हम इसमें लेते हैं। और अगर चिल्ड्रन है तो 24 टू 25 गोस भी लेते हैं। ओके, स्टेराइल गॉस एंड प्लास्टर हमें जरूरत होती है। ग्लव्स, अब ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, स्टैनिंग कर रहे हो, स्मेयर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमें प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। इसे बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपना प्रिकॉशन रखिए, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उसके बाद ही सैंपल कलेक्ट करें। नॉर्मली आप लेबोरेटरी में काम करते हो तो भी आपको प्रिकॉशन रखना ही चाहिए, ठीक है। जैसे HIV जैसी बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है जो कि जिससे हम भी उसके घेरे में आ सकते हैं, इसीलिए बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमारा तो हर दिन हर वक्त यही काम करना है रोज ही। ग्लास स्लाइड विथ फ्रोस्टेड एंड, हमें ग्लास स्लाइड की जरूरत होती है, स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। स्टैनिंग सॉल्यूशन, स्टैनिंग सॉल्यूशन की जरूरत होती है जब हम स्टैनिंग करते हैं। अब आती है कि FNAC की प्रोसीजर क्या है, ठीक है। FNAC क्या है, क्यों करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कैसे कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेस द पेशेंट ऑन द एस्पिरेशन टेबल इन सपाइन पोजीशन एंड एनी पोजीशन विच विल एक्सपोज द डिजायर्ड एस्पिरेशन। यानी कि हम पेशेंट को अच्छी जगह, ऐसी जगह बिठा देंगे जहां से हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट भी कंफर्टेबल हो, ऐसी जगह उसको बिठा देंगे। पैल्पेबल ऑफ सस्पेक्टेड लम्स, यानी कि जहां पे भी, जैसे कहीं पे भी गांठ हो रही हो पेशेंट के, तो सबसे पहले हम उसको पैल्पेशन यानी कि महसूस करेंगे। जहां पे भी सस्पेक्टेड लम्स हमको लग रहा है उसको अच्छे से महसूस करेंगे। क्लीन द साइट विथ अल्कोहल स्वैब एंड लीव एरिया टू ड्राई। उसके बाद जो एरिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी गांठ है तो इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे विथ अल्कोहल स्वैब एंड लीव एरिया टू ड्राई। उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। पुट द निडल इन द सिरिंज होल्डर। उसके बाद हमारे ने कौन सी सिरिंज ली है? 10 ml की। अब 10 ml की सिरिंज के अंदर हम निडल को पुट करेंगे, निडल को डालेंगे। देन इंसर्ट द निडल रैपिडली एंड केयरफुली इनटू द लम्स। ये जो लम्स है जहां से हमें सैंपल कलेक्ट करना है, इसमें हम निडल को इंसर्ट करेंगे। अब ये कई बार पेनफुल भी हो सकता है और नॉन पेनफुल भी होता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको गांठ हुई है। जैसे गले में है तो वहां पर हल्का सा पेन हो सकता है, बाकी कई बार नहीं भी होता है पेन, ठीक है। तो यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक और प्रोसीजर होती है, जैसे पेट के अंदर कोई गांठ है, वहां आपको देखना है तो कैसे देखोगे? फिर वहां पे आपको जो रेडियोग्राफर होते हैं उनकी जरूरत आपको लगती है, या फिर रेडियोग्राफर तो होते ही हैं जो कि यूसीजी गाइडेड के लिए होते हैं। तो यूसीजी गाइडेड से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर गांठ है, तो वो लोकलाइज्ड के लिए होता है। तो जहां पे भी गांठ है वहां पर आपको क्लियरली वो दिखने लग जाती है यूसीजी गाइडेड के कारण। तो एक, या फिर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको देखते हैं, या कोई एक्सपीरियंस टेक्नीशियन हो तो ही ये करता है। तो जो रेडियोग्राफर है वो यूसीजी गाइडेड के लिए, और सैंपल कलेक्शन के लिए पैथोलॉजिस्ट या फिर कोई एक्सपीरियंस टेक्नीशियन सैंपल कलेक्ट करता है। तो ये लोकलाइज इससे करेंगे और यहाँ से लोकलाइज होने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो यूसीजी गाइडेड वाली थी जो मैंने आपको बता दी। अब हमारी इसी पे चलते हैं हम इन्फ्लामेटरी वाले पे, कि हमने क्या किया? इंसर्ट द नीडल रैपिडली एंड केयरफुली इनटू द लम्स, ठीक है। यानी कि ये जो लम्स बना है, एक मिनट, ओके, ये गांठ है, यहां से हमें सैंपल कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमारी जो निडल है, निडल को हमने लगा दी है सिरिंज में,
तो अब इस निडल से हमें सैंपल कलेक्ट करना है, इसको हम अंदर डालेंगे धीरे से इस गांठ में। पहले हमने क्या किया, उसको क्लीन कर लिया अच्छे से, क्लीन करने के बाद उसको ड्राई होने दिया, आपने उसको फील भी कर लिया। अब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने निडल भी इंसर्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, उस निडल को एस्पायरेट द लम्प्स बाय पुलिंग द पिस्टन, पिस्टन को पुल करेंगे, रोटेट द निडल, निडल को रोटेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रोटेट करेंगे तो जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर इस निडल के अंदर आने लग जाएगा और यहाँ आपको दिखने लग जाएगा। ये हमारी सिरिंज है। सिरिंज तो पता नहीं कैसी बनी है, पर ठीक है, हम सभी को पता ही है सिरिंज कैसी होती है। रोटेट द निडल को करेंगे, निडल को जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो सैंपल कलेक्टेड जो मटेरियल है वो यहाँ पर हमें दिखने लग जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू टू एस्पायरेट, उसको कंटिन्यू रखेंगे। देन मूव द बैक, उसको बाद पिस्टन को हम पीछे खींचेंगे और उसको एस्पायरेट कर लेंगे अंदर। फाइन निडल रेंज फ्रॉम 20 to 23 गोज, मैंने आपको बता ही दिया है अभी। आउटर डायमीटर आर यूज्ड, ठीक है ये तो। उसके बाद स्टॉप द एस्पायरेशन, जैसे ही मटेरियल हमारा अंदर आना स्टार्ट हो गया, हम देख लेंगे कि आ गया है, तो हम एस्पायरेशन को स्टॉप कर देंगे। लेट द पिस्टन गो इट्स रेस्टिंग पोजीशन विद द निडल। उसके बाद क्या करेंगे, पुट अ ड्राई स्वैब, एक कॉटन स्वैब लेंगे, कॉटन गोज ओवर द एस्पायरेशन साइड। आपने निडल वहां से निकाल ली है, सैंपल हमारा कलेक्ट हो गया है। पेशेंट को हम दे देंगे हाथ में एक स्वैब दे देंगे, यहाँ पर जहां पे भी उसको गांठ है तो वो प्रेस करेगा वहां पर एस्पायरेशन साइड पर। आस्क द पेशेंट टू प्रेस द साइड 5 to 10 मिनट के लिए हम उसको बोल देंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी देर आप प्रेस करके रखिए। उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ एस्पायरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ क्लीन ग्लास स्लाइड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लाइड। मटेरियल हमारा कलेक्ट हो गया, हमें एक क्लीन स्लाइड लेनी है, क्लीन स्लाइड के ऊपर हम सैंपल को डाल देंगे। अब आपको स्मेयर कैसा बनाना है वो हमारे जो कलेक्शन है, हमारा जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रेड करना है या फिर स्ट्रीकिंग करना है या फिर टीजिंग प्रोसीजर जो होती है जिसमें अपन इस तरीके से कवर स्लिप रख के उसको पुश कर देते हैं, उस तरीके से स्मीयर बनाना है, वो डिपेंड करता है स्पेसिमेन के ऊपर। प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑन ड्राई एंड क्लीन स्लाइड बाय अप्लाइंग जेंटल प्रेशर। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्रिपेयर करेंगे क्लीन स्लाइड पर बाय अप्लाइंग जेंटल प्रेशर। हमें कम से कम 2 से 3 स्लाइड बनानी है। मान लो एक स्लाइड सही से नहीं बनी, हो सकता है उसकी कलेक्शन में स्मेयर सही से नहीं बना या फिर स्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में हमें कम से कम 2 से 3 स्लाइड बनानी है एंड इसको इमीडिएटली फिक्स करना है 95% अल्कोहल में। उसके बाद क्या करेंगे, स्मेयर प्रिपेयर हो गया, फिक्सेटिव में भी डाल दिया, तो हम उसकी स्टैनिंग कर लेंगे। स्मेयर कैन बी स्टेन्ड बाय एच एंड ई स्टेन, हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन हमने हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर पढ़ी है। या फिर पैप स्टेनिंग भी मैंने आपको बताई है। पैप स्मेयर और पैप स्टेनिंग दोनों के बीच में डिफरेंट मैंने आपको बता दिया था, तो ये स्टेनिंग भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पैप स्टेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेनिंग कई बार इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई एफएनएसी कंप्लीट। एफएनएसी क्या है, एफएनएसी कैसे करते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब एक और बात आती है कि क्या एफएनएसी कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो कुछ कैंसर कंडीशन में या फिर जैसे लिम्फ नोड टीबी के लिए होता है, तो उस कंडीशन में एफएनएसी कंफर्मेटरी टेस्ट है। बाकी अगर नहीं, कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जिसमें नहीं होती है डायग्नोसिस हमको, तो फिर उस कंडीशन में इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री करवाते हैं या फिर बायोप्सी के लिए सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एफएनएसी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिविजन करें। तो आई होप आपको ये अच्छी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज अपने एफएनएसी के बारे में पढ़ा।